हेलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, क्या आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं और आप सही से मुझे देख पा रहे हैं? इज एवरीथिंग गुड टू गो? क्या आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं और सही से देख पा रहे हैं? एक बार जरा जो भी लोग हैं वो जरा चैट बॉक्स में एक बार बता दें कि आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं और आप क्या मुझे सही से देख पा रहे हैं। चैट बॉक्स के माध्यम से बता दें बेटा, क्या आवाज सही आ रही है और क्या आप मुझे सही से देख पा रहे हैं? अगर दोनों चीजें सही हैं तो एक बार चैट बॉक्स में बता दें। गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो कवर करेंगे। तो बेटा दो सेशन लेंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। 2 सेशन लेंगे। आज का सेशन जो है उसमें 11th की एनसीईआरटी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली है, उसमें जितनी क्लास 11th में मतलब एनसीईआरटी 11th वाली, उसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब कवर करेंगे। और इसके अलावा एक और सेशन लेंगे, वो बेटा उसमें जितनी भी रिएक्शंस क्लास 12th वाली हैं वो 12th वाली सारी रिएक्शंस कवर करेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है अब आपको सब आवाज साफ आ रही होगी। इससे पहले कि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, एक बार सभी लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों से जुड़ पाएं और इस सेशन का लाभ उठा पाएं। तो क्लास 11th की नेम रिएक्शंस कवर करनी है बच्चों हम लोगों को आज। आज का हमारा टारगेट है क्लास 11 की नेम रिएक्शंस, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते जाना है ताकि आप सब चीजें सीखते जाएं, है ना। तो आज का हमारा टारगेट है नेम्ड रिएक्शंस ऑफ क्लास 11th, नेम्ड रिएक्शंस ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, है ना। 11th एनसीईआरटी की जो भी रिएक्शंस हैं नेम्ड वाली, वो सारी आज हम लोगों को कवर करनी है, ठीक। अब बच्चों चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चों जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी रिएक्शंस आपके टिप्स पर हो जाएंगी, सब आपको एक बार बहुत कम समय में रिकॉल हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है, और अभी साथ में चाहो तो एनसीईआरटी रख लो, लेकिन उतना ना भी रखो तो चलेगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस हमारे साथ बैठना है और याद करते जाना है। पहले तो आपने पढ़ ही रखा है, ठीक। क्लास 11th में बेटा दरअसल जो आपकी नेम रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी नेम रिएक्शंस चैप्टर हाइड्रोकार्बन में है। हाइड्रोकार्बन में कई पार्ट हैं, एल्केन है आपके यहाँ, एल्कीन है आपके यहाँ, एल्काइन है आपके यहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन एंड ए डेरिवेटिव है। तो ये जितने चैप्टर्स हैं बेटा ये सब क्लास 11th एनसीईआरटी के हैं, इन्हीं में नेम रिएक्शंस हैं। बाकी इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी या रिएक्शन मैकेनिज्म, वहां पे तो वैसे भी कोई नेम रिएक्शन होती नहीं है ना, ठीक है। हाँ तो इसलिए जो हाइड्रोकार्बन वाले सेक्शन में एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो नेम रिएक्शंस हैं वो सब आज हमको कवर करनी है। तो नंबर 1 रिएक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1, सबसे पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। सबसे पहली जो रिएक्शन है बेटा दैट इज वुड्स रिएक्शन। जरा मन ही मन याद भी करते जाइए कि वुड्स रिएक्शन क्या होगी, थोड़ा सा दिमाग पे डोर डालिए कि क्या आपको याद है वुड्स रिएक्शन। हाँ कोशिश करिए कि शायद आपको याद हो कि क्या होती। तुम्हें याद होगा वुड्स रिएक्शन में 2 मोल लेते हैं एल्केल हैलाइड के, किसके? आरएक्स। आरएक्स मतलब बोले तो एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते, और 2 मोल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, ठीक। तो 2 मोल एल्केल हैलाइड के ट्रीट करते हैं सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। तो आपको याद होगा प्रोडक्ट क्या बनता? प्रोडक्ट बनता है एल्केन, यानी आर सिंगल बॉन्ड आर, यानी एल्केन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। क्या याद है? तो 2 मोल एल्केल हैलाइड के की रिएक्शन जब सोडियम और ड्राई ईथर से कराई जाती तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हमको एल्केन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब हमारी कुछ बातें यहां पर ध्यान से सुने बेटा। यहां पे ये जो एल्केल हैलाइड है या ये जो एल्काइल ग्रुप है, इस पे शर्त है, ये जो एल्काइल ग्रुप है या तो ये मिथाइल होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, या तो ये 1 डिग्री होना चाहिए, और या तो बेटा ये 2 डिग्री होना चाहिए।
तो जो एल्काइल हैलाइड है वो या तो मिथाइल होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में इस रिएक्शन में आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते हैं। ठीक, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। होता क्या है बेटा, क्लास में पढ़ाते समय हम लोग आपको बताते हैं कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता। क्या होता? फ्री रेडिकल। ठीक, तो पहला वाला जो एल्किल हैलाइड का बॉन्ड है उसको तोड़ो और कार्बन और हैलोजन पर बिंदी लगाओ। ऐसे ही दूसरा वाला कार्बन और मोल या मॉलिक्यूल है उसमें भी कार्बन हैलोजन का बॉन्ड तोड़ो तो बिंदी लगाओ। तो आर रेडिकल और आर रेडिकल मिलके बेटा, आर रेडिकल और आर रेडिकल मिलके अब वापस इस बिंदी को बिंदी से मिला दो और आर सिंगल बॉन्ड आर बना दो। बेटा ये तरीका है प्रोडक्ट बनाने का कि पहला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ बिंदी लगाओ यानी रेडिकल बनाओ, दूसरी तरफ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ बिंदी लगाओ और फिर आर रेडिकल यानी कार्बन पे जो बिंदी है और दूसरी तरफ जो कार्बन पे बिंदी है रेडिकल, दोनों को आपस में मिलाकर बॉन्ड बना दो। इस तरीके से बन जाएगा आपका एल्केन। ठीक, इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन करें बेटा, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। ठीक, पहली बात तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन में बताओ कौन इंटरमीडिएट है, तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है कार्बन फ्री रेडिकल। कभी कोई तुमसे पूछे कि वुड्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है, तो कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरी बात बेटा, वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्केन बनाए जाते। कैसे एल्केन बनाए जाते? सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब होता ऐसे एल्केन जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, मेनली उसके लिए वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता। तीसरा, इस रिएक्शन से कभी मीथेन को CH4 को प्रिपेयर नहीं करा जा सकता। CH4 यानी मीथेन को प्रिपरेशन के लिए कभी ये रिएक्शन इस्तेमाल नहीं होती। कहने का मतलब एक कार्बन का एल्केन इससे नहीं बनाया जा सकता। मिनिमम जो एल्केन बनाया जा सकता है वो 2 कार्बन का होना चाहिए, है ना। एक कार्बन का कोई एल्केन इससे बनाया नहीं जा सकता, कम से कम 2 कार्बन वाला एल्केन बनाया जा सकता है। तो मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया वुड्स रिएक्शन क्या है। 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर से ट्रीट करेंगे तो एल्केन बनेगा। यहाँ पे जो आर है वो मिथाइल होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। इंटरमीडिएट बताओ क्या होता? कार्बन फ्री रेडिकल। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बनाने के काम में आता। कम से कम 2 कार्बन का एल्केन बनाया जा सकता है। इसका मतलब यहां कभी मीथेन बनाया नहीं जा सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक, अब सुनना। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बेटा इसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। साथ ही साथ कुछ जहां जहां क्वेश्चंस आवश्यक हैं वहां पर क्वेश्चंस भी करते चलेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर होती चली जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो कोई ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, है ना, और भैया इसकी रिएक्शन तुमसे करा दी गई सोडियम और ड्राई ईथर से करा दी गई और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान से देखो बेटा, पहली बात तो हैलोजन Br जिस कार्बन से जुड़ा है ये 2 और कार्बन से जुड़ा है। कितने डिग्री एल्किल हैलाइड है? यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन देते हैं। ठीक, अब सुनना, हमने तुम्हें तरीका क्या बताया था? हमने तुम्हें तरीका बताया था कि ये कार्बन हैलोजन वाला बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ बिंदी लगाओ। तो जरा देखो इधर का हिस्सा क्या ऐसा बन गया, ये यहां लग गई बिंदी। बेटा बाई चांस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली 2 मोल लेने हैं। जब आप दूसरा मोल लोगे वहां भी जब कार्बन Br का बॉन्ड तोड़ोगे तो मामला कुछ ऐसे बनेगा। यानी अब अंतिम स्टेप है बिंदी को बिंदी से मिला दो। तो बताओ क्या फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। ये बन गया एल्केन एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्या आपको समझ में आया भाई? कितना आसान है प्रोडक्ट बनाना। ठीक, बिल्कुल। किसी बच्चे ने IUPAC नेम लिख दिया है, आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब चलो, मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है, मान लो क्वेश्चन ये ना होता, क्वेश्चन होता ये CH3, कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता और कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता और इसको ट्रीट किया जाता सोडियम और ड्राई ईथर के साथ और तुमसे कहा जाता बताओ प्रोडक्ट बनाओ। ध्यान से सुनो। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां एक लोचा है, ये देखो Br इस वाले कार्बन से जुड़ा है
और ये वाला कार्बन क्या 3 और कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं ये 3 डिग्री एल्केल हैलाइड है। कितने डिग्री एल्केल हैलाइड है, 3 डिग्री। और जो 3 डिग्री एल्केल हैलाइड होते हैं वो तुमने पढ़ा, अभी वुड्स रिएक्शन नहीं देते। अगर कभी तुम्हारे एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आ जाए 3 डिग्री एल्केल हैलाइड दिया हो, सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराई जाए, तो ध्यान रखना अब यहां एल्केन नहीं, यहां पे एल्कीन बनता है प्रोडक्ट में। कौन बनता, एल्कीन में। कहने का मतलब अगर मिथाइल हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ कराओगे तब तो एल्केन बनेगा, लेकिन 3 डिग्री एल्केन हैलाइड है और जब सोडियम और ड्राई ईथर लगा दोगे तो एल्केन नहीं एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, यहां पे डिसप्रपोर्शनेशन होता और एल्कीन बनता। कुछ नहीं करना है बेटा, ये वाला एक Br और यहां से एक H हटा देना है, एक H हटा दो, एक Br हटा दो और इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो, तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3C, ऊपर ऐसे ही रहा CH3 और भैया यहां पर हो गया डबल बॉन्ड CH2, यानी दिस प्रोडक्ट इज, बताओ क्या, एल्कीन। क्या समझ में आया, ठीक। तो क्यों यहां पर मैंने पिछली वाली स्लाइड में लिखा था कि जो एल्काइल पार्ट होना चाहिए या तो मिथाइल होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों केस में एल्केन बनता, और अगर 3 डिग्री एल्काइल वाला पार्ट है तब एल्कीन बनता है, डायरेक्ट याद हो गया होगा। क्या समझ में आ गया भाई, मस्त एकदम। चल आगे बढ़ते हैं। तीसरा सॉरी रिएक्शन नंबर 2। बेटा ये आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी, दूसरे नंबर की रिएक्शन है जिसे कहते हैं हम फिटिंग रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं बेटा वुड्स रिएक्शन से मिलती जुलती ही कुछ रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, जिसे हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन बहुत ही इजी है, फिटिंग रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है बेटा। हम 2 मोल लेते हैं फिटिंग रिएक्शन में एराइल हैलाइड के। किसके लेते हैं, एराइल हैलाइड के। तो ये लिए हमने 2 मोल और ये 2 मोल लिए अब की बार एल्काइल हैलाइड ना लेकर एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड तब बोलते हैं जब बेटा बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन कनेक्टेड हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एराइल हैलाइड बोलते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल लिए एराइल हैलाइड के, रिएक्शन कराई सोडियम और ड्राई ईथर से। रिएक्शन किससे कराई बताओ, सोडियम और ड्राई ईथर से। फिर से वही कहानी होगी, जरा इधर देखो, 2 मोल हैं, इधर देखो प्रोडक्ट बनाने का तरीका। ये कार्बन हैलोजन का बॉन्ड तोड़ोगे, दोनों तरफ बिंदी लगाओगे, तो क्या बताओ, यहां पर एक बिंदी वाला प्रोडक्ट रेडिकल ऐसा इंटरमीडिएट बन गया। यही काम दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करोगे तो सेम टाइप का इंटरमीडिएट दूसरा बन गया। अब इन दोनों रेडिकल को मिला दो तो बेटा 2 बेंजीन रिंग्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी और कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट तुमको बनता दिख रहा होगा। ये प्रोडक्ट तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो फिटिंग रिएक्शन बहुत ही आसान, एकदम आसान है। फिटिंग रिएक्शन में कुछ भी नहीं करते, बस जहां वुड्स रिएक्शन में 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड लेते थे, फिटिंग रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल हम एराइल हैलाइड लेते, बाकी सब कुछ बनाने का तरीका एकदम सेम। तीसरी रिएक्शन नंबर 3, तीसरी रिएक्शन है बेटा वुड्स फिटिंग। ये सब आपस में एक जैसी मिलती जुलती ही रिएक्शंस हैं। जो मिलती जुलती रिएक्शन है वो एक साथ बता दे रहा हूं मैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स देखो बेटा, वुड्स में लेते थे एल्काइल हैलाइड यानी RX, पढ़ा ना तुमने। सबसे पहले क्या पढ़ी, वुड्स रिएक्शन, वो एल्काइल हैलाइड के लिए थी। फिटिंग, जब सिर्फ फिटिंग था तो बताओ क्या लेते थे, एराइल हैलाइड। क्या लेते थे, एराइल हैलाइड। यानी सब कुछ सेम है, एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का हो और एक मॉलिक्यूल अराइल हैलाइड का हो, सोडियम ड्राई ईथर के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो ये रिएक्शन कहलाती वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन क्या कहलाती बेटा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मतलब एक मॉलिक्यूल हो गया, देखो बेटा अराइल हैलाइड का, है ना, एक मॉलिक्यूल हो गया अराइल हैलाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया एल्काइल हैलाइड का, ट्रीट किसके साथ कर दिया गया, बोलो सोडियम और ड्राई ईथर के साथ ट्रीट किया गया। कुछ नहीं, देखो इधर बनाने का तरीका वही। यहां का मामला ऐसे बनेगा, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा तो कुछ इस तरह का रेडिकल आएगा। यहां भी ये कार्बन R और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा, R रेडिकल आएगा। अब दोनों को मिला दो तो फाइनली क्या प्रोडक्ट भैया ऐसा बन जाएगा,
ये R इस तरह का लग जाएगा और एल्काइल बेंजीन इज द फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट, यानी एल्काइल बेंजीन बन जाएगी प्रोडक्ट के तौर पर। तो तुम्हें 3 रिएक्शंस तैयार हो गई। वुड्स रिएक्शन जिसमें 2 मोल एल्काइल हैलाइड के लेते, सोडियम डाईथर से ट्रीट कराते, हमको एल्केन प्रोडक्ट मिलता। मेरे साथ साथ याद करो, यहाँ पे एल्काइल वाला पार्ट या तो मिथाइल होना चाहिए, या तो 1 डिग्री होना चाहिए, या तो 2 डिग्री होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड टर्शरी यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता तो यहाँ पे एल्कीन प्रोडक्ट मिलता। फिर तुमने पढ़ी फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में दोनों बेटा अराइल हैलाइड्स होते हैं। और तीसरी पढ़ी वुड्स फिटिंग रिएक्शन में, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का होता और दूसरा मॉलिक्यूल बताओ किसका होता है, एराइल हैलाइड का होता है। ठीक, क्या भाई बात समझ में आई? नंबर 4, चलो नेक्स्ट नंबर 4, आइए पढ़ते हैं 4th नंबर की रिएक्शन। बेटा नंबर 4 तो जो रिएक्शन है, 4th रिएक्शन भी काफी फेमस है, नेम्ड रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी की, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन से इलेक्ट्रोलाइसिस? कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट बनाने का तरीका एकदम सेम होता है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका एकदम सेम होता है। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट बनाने का तरीका एकदम सेम होता है, वुड्स रिएक्शन जैसा, है ना। तो तुम चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में सेम एज। हम तो भैया मुद्दे की बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन निकालना सीख रहे हैं, और क्वेश्चन निकालने के लिए तुमको बता दें सेम एज वुड्स रिएक्शन, है ना। जैसी कहानी आप वुड्स रिएक्शन के लिए पढ़ते थे वैसी ही कहानी कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बस 30 सेकंड इधर देखो बेटा। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, एक सोडियम सॉल्ट मतलब RCO-Na+, ये हुआ सोडियम सॉल्ट, या इसी का पोटेशियम सॉल्ट, Na+ की जगह बेटा यहां पर K+ भी हो सकता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हो या पोटेशियम सॉल्ट हो, इसकी करा दी जाए इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करा दी जाए? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दी जाए। इलेक्ट्रोलिसिस कराना मतलब कि आप एक कंटेनर में इसका सॉल्यूशन लें और उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम ब्रेक डाउन वगैरह करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिसिस करा दी जाए तो हमको RR यानी प्रोडक्ट मिलता एल्केन। प्रोडक्ट क्या मिलता? एल्केन मिलता प्रोडक्ट में। ठीक, अब हमारी बात और सुनो ध्यान से। मैंने कहा था ये रिएक्शन एकदम वुड्स रिएक्शन जैसी है, तो यहाँ पे जो R होना चाहिए फिर से वुड्स रिएक्शन जैसा, या तो मिथाइल होना चाहिए, या तो 1 डिग्री होना चाहिए, और या तो 2 डिग्री होना चाहिए। याद कर लो, या R यहाँ पे जो है वो या तो मिथाइल है होना चाहिए, R वाला पार्ट या तो प्राइमरी होना चाहिए, और या तो R वाला पार्ट क्या होना चाहिए? 2 डिग्री होना चाहिए। और A फॉर एल्केन, और ये जो एल्केन मिलता है ये एनोड पर मिलता है। कहां पर मिलता है बेटा? A फॉर एल्केन। और ये जो एनोड एल्केन मिलता है ये कहां पर मिलता है आपको? एनोड पर मिलता है। एनोड पर मिलता है एल्केन। एनोड पर एक चीज और मिलती है, एनोड पर एल्केन के साथ CO2 मिलता। याद करो यहां पर कैथोड पे क्या मिलता? कैथोड पे 2 चीजें मिलती हैं, एक तो NaOH मिलता और दूसरा H2 गैस मिलती। याद कर सकते हो डायरेक्टली, एनोड पर एल्केन और CO2 मिलता, और कैथोड पर बताओ क्या मिलती? NaOH मिलती और H2 गैस रिलीज होती है। ये 2 रिलीज होती। ठीक, अब सुनना बेटा, यहां भी 2 मोल लगते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट के 2 मोल लगते हैं। ठीक, आपको कुछ नहीं करना। ठीक, इस वाले बॉन्ड से तोड़ो, पहले वाले मोल से R रेडिकल बनाओ, दूसरे वाले मोल से भी R रेडिकल बनाओ, और लास्ट में दोनों को रेडिकल से मिला दो। R सिंगल बॉन्ड R यानी एल्केन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। तो कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे हमें एल्केन और CO2 मिलता, और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे NaOH और H2 मिलता है। क्या भाई ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अच्छा, जब आप ये बात समझ जाते हैं तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको और समझनी चाहिए। ठीक, कि इस रिएक्शन में भैया, इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है आपका, इस रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन का इंटरमीडिएट था कार्बन फ्री रेडिकल।
है ना, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है कार्ब एनायन। क्या कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यानी कार्ब एनायन बोलते। तो कोई तुमसे पूछे कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है कार्ब एनायन। और एक चीज सुनो, कभी कभी है ना इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, सॉरी हाँ नहीं फ्री रेडिकल ही है, गलती से मैं बोल गया। हाँ भाई, अगर आपसे कोई पूछे इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो ये रिएक्शन भी चूंकि वुड्स रिएक्शन जैसी ही सेम है, तो अगर आप वुड्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट बोलते थे कार्बन फ्री रेडिकल, तो यहां भी इंटरमीडिएट बताओ क्या बोलोगे कि इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है ना, कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। क्या ये बात समझ में आई? तो बिल्कुल सेम तरीका है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर एनोड एनोड पर मिलता है NaOH और CO2, और कैथोड पर क्या मिलता बताओ, एल्केन और CO2, और कैथोड पर मिलता है NaOH और H2। क्या ये बात समझ में आ रही भाई? ठीक है ना। अब इधर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे करेंगे। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, इसकी करा दी गई इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी करा दी गई इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने तुमसे कहा था ये जो R वाला बॉन्ड है इसका, भाई वहां R और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ते थे, यहां R और इस वाले कार्बन का बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ बिंदी लगा दो। तो पहले मोल से कुछ मामला ऐसा बना, दूसरे मॉलिक्यूल से भी तो मामला ऐसा ही बनेगा, और वुड्स रिएक्शन की तरीके बिंदी से बिंदी को मिला दो, तो बिंदी से बिंदी को मिलाओ, फाइनली दिस इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। ठीक, बिल्कुल सेम तरीका है सब कुछ, ठीक, सारी कहानी सेम। ठीक है बेटा, गॉट इट। चलो 4 रिएक्शंस के बाद बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन सुनो, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होती, कौन लोग डीकार्बोक्सिलेशन देते हैं, पूरा सुनो बेटा। डी का मतलब होता रिमूवल, है ना, डी का मतलब क्या होता, रिमूवल, है ना, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2 होता क्या है बेटा, ये रिएक्शन दो लोग देते हैं, या तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होगा, RC डबल बॉन्ड OH, इसे आप सोडा लाइम के साथ हीट करो, किसके साथ बेटा, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता सर, NaOH प्लस CaO का ये जो मिक्सचर है, इसी मिक्सचर का एक और नाम होता सोडा लाइम। क्या नाम होता बताओ, सोडा लाइम। NaOH प्लस CO के मिक्सचर के साथ हीट करो, तो फाइनली होता क्या है बेटा, ये CO2 इतनी बाहर निकल जाती और प्रोडक्ट में RH बन जाता, एल्केन बन जाता, है ना, RH इस टाइप से एल्केन बन जाता। ठीक बेटा, यही सेम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट भी देता, यानी कहीं RC डबल बॉन्डो O माइनस Na प्लस लिखा हो, सोडा लाइम के साथ हीट करा जाए, NaOH प्लस CO के मिक्सचर के साथ हीट करा जाए, तो भी सेम प्रोडक्ट देखने को मिलता है, R सिंगल बॉन्ड H, R सिंगल बॉन्ड H बोले तो एल्केन। तो व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटिंग विथ सोडा लाइम, व्हाट इज सोडा लाइम, NaOH प्लस CO का मिक्सचर, है ना, वी गेट एल्केन एज द प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बेटा हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इसी रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिए होते हैं और आपसे पूछता है किसमें डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा, यानी एग्जाम में कंपेयर करना होता है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन,
एग्जाम में कंपेयर करना होता है रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। बेटा रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन कंपेयर करने के लिए एक बात याद रखिएगा, जहां पे कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे बेटा डी कार्बोक्सिलेशन का रेट फास्ट होगा। तो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज कंपेयर्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक, अच्छा ऑब्वियस बात है, जब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं इसका मतलब यहां पर इंटरमीडिएट बताओ कौन होता है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट देखने को मिलता। ठीक है ना, इससे पहले वाली जो रिएक्शंस थी वो सब कपलिंग रिएक्शंस थी, वहां पे इंटरमीडिएट जो देखने को मिल रहा था वो फ्री रेडिकल देखने को मिल रहा था। यहां पे इंटरमीडिएट आपको कार्बन फ्री रेडिकल नहीं देखने को मिलता, कार्बन आयन यानी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता। ठीक, इंटरमीडिएट के तौर पर। तो पूरा क्या तैयार हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हो, उसको NaOH प्लस CaO के मिक्सचर के साथ, जिसको हम सोडा लाइम भी कहते हैं, उसके साथ हीट करें तो बेटा बताओ क्या होता है, RH यानी हमको एल्केन देखने को मिलता है। और एक बहुत जबरदस्त बात और बता दें बेटा, बहुत जबरदस्त, ये जो NaOH का H होता है ना, फाइनली यही लगता है यहां पे, यही लगता है यहां पे, R तो वही रहता लेकिन जो H होता है वो ये वाला नहीं होता, दरअसल वो NaOH वाला H होता है और फाइनली आपको एल्केन देखने को मिलता है। चलो अब क्या बच्चों एक दो क्वेश्चन करा दी जाए इस पे, अगर आप अच्छे समझ गए हैं तो एक दो क्वेश्चन करा दी जाए, आप और अच्छे से समझ जाएंगे, फिर सारा खेल क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन करा दीजिए। जैसे मान लो ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, सुनना इधर देखो, हमने ये लिया NaOH प्लस CaO यानी सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया। देखो थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें बताया था कि बेटा COH हटेगा और उसकी जगह NaOH वाला H लगेगा। तो अगर यहां H लगा भी दो तो सिंपली क्या इस टाइप का प्रोडक्ट बन गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, यानी क्या नॉर्मल ब्यूटेन बन गया, प्रोडक्ट के तौर पे बन गया नॉर्मल ब्यूटेन। लेकिन सेम सवाल होता बेटा, और सेम सवाल में तुम्हें यह कहा होता NaOH की जगह बदला होता, लिखा होता NaOD प्लस CO और साथ में हीट। अब फिर सुनो, तरीका तो होता है, शॉर्टकट होता है, बच्चे क्या करते हैं COH हटाते हैं, उसकी जगह सीधे H लगा देते। अबे भाई यहां इस बार D लिखा है तो COH तो हटेगा पर उसकी जगह बताओ क्या लगेगा, D मतलब बोले तो ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप है और यहां पे लगेगा D, ये बनेगा प्रोडक्ट के तौर पर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है बेटा, क्या आपको ये बात अच्छे समझ में आई? ठीक, तो भैया आपको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट, जब हम सोडा लाइम NaOH प्लस CO के साथ हीट करते हैं तो हमको एल्केन देखने को मिलता है। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई? अब इधर बेटा यहीं पे तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखा देते हैं, दैट इज हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर सिखा देते हैं, हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इधर सुनो, अच्छा तुम लोगों ने याद कर रखा होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मेट COH और बीच में CH2 का नंबर N ले लिया और यहां पे COH, कुछ जनरल फॉर्मेट याद रखा। अगर बेटा N की वैल्यू 0 है, N की वैल्यू 0 है, अगर N की वैल्यू 0 है तो तुम्हें याद है, यानी CH2 की एक भी यूनिट नहीं है, 2 COH डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको ऑक्जेलिक एसिड कहते थे। 1 है ओम्स गैप, 2 है S, 3 है G और 4 है A और 5 है ओम्स गैप। ऐसा याद कर रखा है क्या आपने बेटा? ये वाला A ऑक्जेलिक एसिड, 2 COH डायरेक्टली कनेक्टेड हो, बीच में एक भी CH2 ना हो,
उसे ऑक्जेलिक एसिड बोलते। एक CH2 हो उसे मैलोनिक एसिड बोलते। क्या बोलते बताओ? मैलोनिक एसिड, है ना। 2 CH2 हो, 2 COH के बीच में सक्सेनिक एसिड। 3 CH2 हो ग्लूटैरिक एसिड। 4 CH2 का नंबर हो उसे एडिपिक एसिड बोलते। क्या बोलते बताओ? एडिपिक एसिड। 5 CH2 का नंबर हो, है ना, पामेलिक एसिड बोलते। क्या बात समझ में आई? ठीक ठीक। CH2 का नंबर 0 हो ऑक्जेलिक एसिड, CH2 का नंबर 1 हो मैलोनिक एसिड, CH2 का नंबर 2 हो सक्सेनिक एसिड, CH2 का नंबर 3 हो ग्लूटैरिक एसिड, है ना, एडिपिक एसिड, पामेलिक एसिड। ठीक है, याद हो गया बेटा? चलो अब इनकी हीटिंग पढ़ते हैं। अगर इनको हीट करा जाता तो क्या होता है, आपको यह पढ़ना है कि ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड वगैरह को हीट करते हैं तो बेटा क्या होता। जब ऑक्जेलिक एसिड और मैलोनिक एसिड को हीट किया जाता तो CO2 बाहर निकलती। क्या बाहर निकलती? CO2 बाहर निकलती। जब सक्सेनिक एसिड और ग्लूटेरिक एसिड को हीट किया जाता तो बेटा वाटर बाहर निकलता। और एडिपिक और पेमेलिक एसिड को हीट किया जाता तो बेटा दोनों चीजें, CO2 भी बाहर निकलती, माइनस CO2 भी करना है और माइनस आपको वाटर भी करना है। ये याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, रट लो, है ना। ये जनरल फॉर्मेट, 2 COH और बीच में CH2 का नंबर 0 तो ऑक्जेलिक एसिड, CH2 का नंबर 1 तो मैलोनिक, 2 तो सक्सेनिक, 3 तो ग्लूटेरिक, 4 तो एडिपिक, है ना। ऐसे याद कर लो। ठीक, याद रहेगा क्या ये? अब हमारी बात सुन, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं इधर देखो। मान लो नंबर 1, 2 COH के बीच में CH2 है ही नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तुमने अभी अभी पढ़ा, अगर 2 COH डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में एक भी CH2 नहीं है, ऐसे एसिड का नाम बताओ बेटा क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। इसको हीट करा जाए, बताओ तुमसे कोई कह दे ऑक्जेलिक एसिड को हीट करने से क्या बनता है। हमने तुमको पढ़ा रखा, बताओ ऑक्जेलिक एसिड के हीट करने से क्या होगा। हमने बताया ऑक्जेलिक एसिड और मैलोनिक एसिड में हीट करने से CO2 बाहर जाएगा तो माइनस CO2 रिलीज हो जाएगा। तो ये बचा COH और ऊपर बचा H, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा क्या ऐसा बता दें कि ये HCOH विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। कितना आसान है। ठीक, इधर देखना, इधर देखो, ऑक्जेलिक एसिड की हीटिंग पढ़ ली। इधर देखो, 2 COH के बीच में एक CH2 लगा होता है, इससे ये लगा था CH2 और इसको हीट करता मैलोनिक एसिड को। आपसे कहता बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर से बताओ, ऑक्जेलिक एसिड और मैलोनिक एसिड में CO2 बाहर जाएगा, यानी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो COH, CH2 और H मिलकर हो गया CH3। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और यहां पर आ गया COH, यानी, है ना, एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आसानी से बना लिया करोगे। चलो बताओ बेटा, अब मेरा तुमसे सवाल ये है, 2 COH के बीच यदि 2 CH2 आ जाए, कुछ इस तरह का मामला हो जाए, ठीक, बताओ इसका नाम क्या है? अब ये भी पढ़ा था, सक्सेनिक एसिड, और इसको हीट किया जाए, बताओ क्या बनेगा? जल्दी बताओ, इसको हीट करने पर क्या बनेगा? सारे लोग जवाब दो भाई। ठीक, तुमने पढ़ा हीट करने पर निकलेगा क्या? वाटर। तो देखो यहां से H और यहां से OH, H और OH मिलाकर H2O निकाल दो बाहर। ठीक, बाकी हिस्से को जोड़ दो, ये रहा CH2, ये रहा CH2 और ये क्या रहा भाई? इधर देखो, ये हो गया C डबल बॉन्डो, बीच में एक O बचा, और ये हो गया C डबल बॉन्डो एनहाइड्राइड। साइक्लिक एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। तुमको कुछ दिमाग लगाना नहीं है बेटा, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता कि आप याद कर पाए कि क्या बनेगा। ठीक, चलो इधर देखो, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, ये थे 2 COH, इनके बीच में 3 CH2 थे। कितने CH2 थे? 3 CH2 थे।
है ना, N की वैल्यू 3 थी, इसे ग्लूटेरिक एसिड कहते हैं। चलो बताओ, इसे हीट करेंगे क्या निकलेगा, बोलो, क्या यहां से वाटर निकलेगा, फिर से वही वाटर, यहां से H, यहां से OH निकाल दो, और फाइनली फिर इसी तरीके से एनहाइड्राइड बन जाएगा। 3CH2 तो ऐसे ही लिखो, ये 3CH2 तो रहेंगे, यहां रहा C डबल बॉन्ड O, बीच में हो गया O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, वापस से ये साइक्लिक एनहाइड्राइड बन गया। कितना आसान है बनाना। मैंने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग भी आपको यहीं पर पढ़ा दी। ठीक, अब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। 4 कार्बन हो, एडिपिक एसिड, आओ एडिपिक एसिड, ये एक COH, 4 कार्बन हो, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 कार्बन हो, COH। आपने पढ़ा इसको हीट करने पर, बताओ 4 हो 2 COH के बीच में CH2 का नंबर या कार्बन का नंबर, 4 कार्बन मौजूद हो तो CO2 भी निकलता और H2O भी निकलता। इधर देखो, ये निकल गया CO2, H2O, ये H और ये OH, ये H और OH निकाल के बताओ क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक, बना दो फाइनली प्रोडक्ट। ठीक, तो CO2 भी निकलता और H2O भी निकलता, फाइनली बनता भैया। ठीक, CO2 भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा। ठीक, तो ये एक CO बचा, ठीक, एक CO बचा इधर, और 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग हो गई। तो 1 2 3 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया। ठीक, बना लोगे इसी तरीके से, नेक्स्ट वाला भी सेम इसी तरीके से बना लोगे। ठीक है, साइक्लिक कीटोन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। चलो, कितनी रिएक्शंस तुमने देख ली, देखो बेटा, ये रिएक्शन नंबर 5 थी। आओ नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन नंबर 6 की ओर। आइए देखते हैं बेटा रिएक्शन नंबर 6 कौन सी है। चलो, रिएक्शन नंबर 6 तुम्हारी एनसीईआरटी में एक और रिएक्शन जिसका नाम है बेटा परऑक्साइड इफेक्ट। उम्मीद है आप जानते होंगे कि ये परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता। बताओ, ये परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है, परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता बेटा। आओ तुम्हें पूरी कहानी परऑक्साइड इफेक्ट की समझा दें। परऑक्साइड इफेक्ट का एक नाम खैरास इफेक्ट भी है, परऑक्साइड इफेक्ट का एक नाम खैरास इफेक्ट भी है। परऑक्साइड इफेक्ट का ही एक नाम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको शॉर्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय AMK रूल लिखते हैं, वो भी है। तो चाहे परऑक्साइड इफेक्ट बोला हो क्वेश्चन में, चाहे खैरास इफेक्ट बोला हो, चाहे AMK रूल की बातें चल रही हो, ये सारी बातें एकदम सेम है, एकदम एक जैसी बातें हैं। ठीक, आओ जानते हैं क्या मामला होता। ठीक, जैसे मान लो, पूरा समझो तुम, ये कोई एल्कीन है। ठीक बेटा, एल्कीन की रिएक्शन हमने कराई HBr से। किससे कराई, HBr से। बेटा किसी एल्कीन की HX टाइप की एसिड से रिएक्शन कराना, ये मैकेनिज्म होती है EAR। EAR का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होती बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पूरा कंसेप्ट समझो, किसी एल्कीन की HX टाइप के एसिड से रिएक्शन कराना होती इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक नाम क्यों है, क्योंकि जो पहले पॉजिटिव वाला पार्ट है, पहले इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है, वो इलेक्ट्रोफाइल पर जुड़ता, बाद में नेगेटिव वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल पर जुड़ता, है ना। तो जो पहले जोड़ा, इलेक्ट्रोफाइल पहले जोड़ा, उसी के नाम पर मैकेनिज्म का नाम पड़ गया EAR। क्या नाम पड़ गया, EAR। अच्छा, EAR 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चूंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता, इसीलिए मैकेनिज्म का नाम पड़ जाता EAR। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, प्लस बेटा
बीच में ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां प्लस लिखो, यहां माइनस लिखो। पहले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ो, तो इलेक्ट्रोफाइल पे होता पॉजिटिव, तो ये वहां जुड़ेगा जाके जहां पर बताओ निगेटिव चार्ज होगा। तो ये CH2 और H, दिस इज फर्स्ट सिस्टम। अबे यहां कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, यानी EAR मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बताओ बच्चों कौन सा बनता है। कोई आज के बाद तुमसे पूछ दे तो EAR मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो यदि रीअरेंजमेंट संभव होता है तो हम लोग रीअरेंजमेंट भी कराते हैं, है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब सुनना, नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस, इसी पॉजिटिव पे आकर जुड़ेगा तो ये हो गया RCH, ये हो गया Br और ये हो गया CH3। फाइनली हेलो एल्केन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। ठीक, ये तो नॉर्मल खेल था। अब खेल खेला तुम्हें सुनना है। किसी एल्कीन की रिएक्शन हमने HBr से कराई, ये तो ठीक था, लेकिन साथ में कोई परऑक्साइड ले लिया। क्या ले लिया बताओ? परऑक्साइड। तो बेटा अब मैकेनिज्म EAR नहीं रह जाती, अब मैकेनिज्म हो जाती है FRAR। इस मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब लास्ट में आपको मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, आपको आंसर निकालने की चीजें याद होने की आवश्यकता है, और ऐसे में आंसर निकाला जाता AMK रूल से। ठीक, AMK क्या होता? पहले MK रूल पता हो। मार्कोनिकॉफ रूल कहता नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। ठीक, तो एंटी उसका अपोजिट, नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो यहां पे लगा दो नेगेटिव वाला पार्ट, तो RCH, नेगेटिव वाला पार्ट वहां पर जाएगा, यहां पे आ गया Br, तो फिर पॉजिटिव वाला पार्ट यहां पर आएगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खेरास इफेक्ट। एक बात और स्पेशल बात, पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए बहुत स्पेशल बात मैं बोलने जा रहा हूं। पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली फॉर HBr। पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के साथ होता, सिर्फ HBr के साथ होता। यहां पे HCl प्लस पेरोक्साइड लिखा हो तो भी ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों की आदत होती वो पेरोक्साइड लिखा देखकर समझ लेते कि ये तो पेरोक्साइड इफेक्ट का क्वेश्चन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का क्वेश्चन है, खेरास इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक ठीक, ऐसा नहीं है बेटा, है ना, याद रखना है। पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ किसके साथ होता? HBr के साथ। मेरा कहने का मतलब समझो, किसी क्वेश्चन में HCl प्लस पेरोक्साइड लिखा है तब भी ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है तो तुमसे कोई पूछे मैकेनिज्म कौन सी चलेगी, तो मैकेनिज्म अभी भी नॉर्मल वाली मैकेनिज्म EAR चलेगी। बताओ क्या एकदम समझ में आया भैया? ठीक, याद हो गया? HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा हो तो देन इट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, खेरास इफेक्ट। यहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है ना, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह के लिए नहीं सोचना, एकदम आसानी से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है। ठीक, बिल्कुल HCl में काम नहीं करता, HBr के अलावा किसी में काम नहीं करता। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं बेटा। 11th NCERT, इसीलिए मैंने दो पार्ट में रखा, एकदम रटवा देना है आपको। 7th रिएक्शन नंबर 7, सातवीं रिएक्शन नंबर 7 है बेटा 11th NCERT से OMDM। जल्दी बताओ, OMDM फुल फॉर्म याद है? ऑक्सीमर्कुरेशन, बोलो फुल फॉर्म टाइप करो चैट बॉक्स में, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। आओ तुम्हें सिखा दें कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट। ये कोई एल्कीन थी, RCH डबल बॉन्ड CH2। OMDM ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन में दो रिएजेंट्स लेते हैं। ऊपर लेते हैं HgOAc का होल ट्वाइस विथ वाटर, और दूसरा नीचे लेते हैं NaBH4 ऑब्लिक
OH माइनस। ये दो रिएजेंट्स लेते हैं, पहले तो ये याद करो, ठीक। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं ये मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो बेटा, यहां दो दो बार M आ रहा है, दो दो बार M आ रहा है, ठीक। पहली बात तो आप ये जान लो, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में वाटर का एडिशन होता। किसका एडिशन होता? वाटर। तुम्हारी जानकारी बता दें, तुम्हारी एनसीईआरटी में एल्कीन में वाटर जोड़ने के 3 तरीके लिखे हैं। एक तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड इज नोन एज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा लिखा है OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इससे भी वाटर का एडिशन होता। और तीसरा तरीका लिखा है HBO, HBO का फुल फॉर्म होता हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो बात वही है, 3 तरीके हैं वाटर के एडिशन के, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, दूसरा OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और तीसरा बेटा बताओ क्या है ना, HBO यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब खेल सुनो है क्या। OMDM, OMDM में तुम्हें ऐड तो करना है वाटर, एडिशन ऑफ वाटर बाय मार्कोनिकॉफ रूल, बाय MKR रूल। सिंपली तुम्हें मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड कर देना है और कोई दिमाग नहीं लगाना है। मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड कर देना है और कोई रीअरेंजमेंट भी यहां नहीं होता। कभी तुम्हें कोई रीअरेंजमेंट के चक्कर में मत पड़ना, नो रीअरेंजमेंट। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? तुम्हें वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना मतलब हुआ तुम्हारे पास H प्लस है और OH माइनस है, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यहां जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट। इस बॉन्ड को काट दो, RCHOH, तो पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा, है ना, इधर आएगा पॉजिटिव पार्ट, यानी अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। पता होना चाहिए एल्कीन की एडिशन, जब वाटर का एडिशन कराते तो अल्कोहल बनता प्रोडक्ट में। क्या याद रहेगा भैया? ठीक। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहां जो OH आता है ये वाटर से आता। किससे आता? वाटर से। और ये जो H आया है ये NaBH4 से आया। किससे आया बताओ? NaBH4 से आया। अगर तुम्हें ये बातें याद हो गई तो फिर तुम्हें मैकेनिज्म ना भी याद रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त रहेगा मामला। इधर देखो, एक क्वेश्चन करा देते हैं। ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। चलो, मैं बार बार रीजेंट ना लिखना पड़े, अच्छा लिखना पड़ेगा रीजेंट, मुझे तो रीजेंट लिखना ही पड़ेगा भैया। चलो, यहां दूसरा वाला सेम रखते हैं, ऊपर थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, यहां कर देते हैं HgOAC होल ट्वाइस और कर दिया D2O। और एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना देते हैं, इसमें ऊपर पहला वाला सेम रखते हैं, दूसरे वाले में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, BH4 है वहां BD4 कर देते हैं और OH माइनस कर देते हैं, ठीक। अब सुनना, याद क्या रखना है, सुनो। मार्कोनिकॉफ रूल, निगेटिव पार्ट OH माइनस उस तरफ जाएगा जिस तरफ हाइड्रोजन कम हो, यहां आएगा OH। हमने क्या पढ़ाया? OH आता है वाटर से। देखो यहां वाटर नहीं, D2O है, तो सब कुछ सेम रहेगा। यहां आ जाएगा बेटा OD और यहां पे आ जाएगा CH2 और H, फाइनली वो तो अल्कोहल बन गया। इधर यहां वाटर है तो OH तो ऐसे ही रहेगा, NaBH4 H+ का सोर्स होता है, यहां पे है NaBD4 तो यहां D निकलेगा, D+। तो जो प्रोडक्ट बनेगा देखो CH3CHOH ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहां रहेगा CH2 और यहां रहेगा D। पूरा मामला क्लियर OMDM के बारे में, तुम्हें इतनी ही जानकारी चाहिए भैया, ठीक। बताओ, मस्त। चलो, रिएक्शन नंबर 8,
बेटा नोट्स के पीछे परेशान मत हो, अगर आप नोट नहीं बना पा रहे हो, समझने पर ध्यान दे रहे हो तो समझो, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा इस क्लास की पीडीएफ। एट्थ है HBO। देखो OMDM में 2 बार नाम में M आता था, इसलिए वहां मार्कोनिकॉफ रूल का फॉर्मेशन करते थे। यहां M वगैरह कुछ नहीं आ रहा, यहां प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ का उल्टा फॉलो करेंगे। उल्टा बताओ क्या होता, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। ठीक, अब खेल सुनो कैसे यहां पर होता मामला। मान लो हमने कोई ये एल्कीन ले ली RCH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन ले ली, यहां पे भी 2 रीजेंट्स होते हैं, याद करने पड़ेंगे। ऊपर होता BH3 और THF, नीचे होता H2O2 ऑब्लिक OH माइनस, H2O2 ऑब्लिक OH माइनस। अब सुनना, यहां मार्कोनिकॉफ का उल्टा लगना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगना है, मतलब OH माइनस उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो भैया ये हो गया CH2 और OH माइनस उस तरफ जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, है ना। और भैया इस तरह से कुछ एल्कोहल बन जाएगा, और ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहां भी एक बात याद करने वाली है, ये जो H आता है ये BH3 से आता है, और ये जो OH आता है ये H2O2 से आता है। ये बात याद करने वाली है। पहले बताओ क्या तुम्हें समझ में आई? अगर ये बात याद है अब तुम्हें मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, अब तो तुम डायरेक्ट आंसर बना लिया करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर चलो क्वेश्चन ये रहा, मान लो चलो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और हमने रिएक्शन कराई तुमसे। अब इधर देखो, ऊपर लिखा था BD3 और लिखा था THF, और यहां नीचे लिखा था H2O2 ऑब्लिक OH माइनस। ये देखो खेल सुन, ये BD3H प्लस का सोर्स है तो यहां से D प्लस मिलेगा, H2O2 से OH माइनस मिलेगा। बहुत बढ़िया, लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो CH3CH और ये हो गया D, और इधर हो गया CH2, और भैया इधर हो गया OH। दिस इज द फाइनल एल्कोहल। ठीक, याद हो गया। OMDM मार्कोनिकॉफ रूल लगाते, HBO एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं हमेशा प्रोडक्ट में। बोलो तैयार? 9th रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 9। रिएक्शन नंबर 9 तुमने कभी नाम सुना हो, बर्च रिडक्शन। सुनो, आओ बर्च रिडक्शन को एकदम अच्छे से याद कर लेते हैं, हमेशा के लिए तैयार कर लेते हैं, कोई कष्ट कोई दर्द तुम्हारे लिए बचे ही ना, बर्च रिडक्शन पूरा अच्छे से तैयार हो जाए। आओ समझते हैं। पहली बात तो मान लो ये कोई एल्काइन थी, ये कोई एल्काइन थी, ये कोई एल्काइन थी। सुनना, बर्च रिडक्शन होता क्या है? बर्च रिडक्शन बहुत आसान है, सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया ले, या किसी एल्काइन की रिएक्शन आप NaNH2 से करा दें, तो क्या होता है? तो हमें ट्रांस एल्कीन देखने को मिलती। कैसी एल्कीन देखने को मिलती? ट्रांस एल्कीन देखने को मिलती है। तो भैया ये जो एल्कीन बनेगी वो ट्रांस टाइप की एल्कीन होगी, मतलब R डैश, दोनों एल्काइल ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट होंगे, ये एल्कीन ट्रांस एल्कीन होगी। और इसी रिडक्शन का नाम बच्चों आपको जानकर अच्छा लगेगा, इसे बर्च रिडक्शन बोलते। बेटा मैं एनसीईआरटी के बाहर की रिएक्शंस यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वही रिएक्शंस कवर करा रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में है।
एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाने का तरीका है बर्च रिडक्शन। कौन सा तरीका है? बर्च। चलो अच्छा सर, एक चीज और बता दो, अगर हमें एल्काइन से ट्रांस एल्कीन पर पहुंचना है तब तो आपने बताया बर्च रिडक्शन, लेकिन अगर हमें सिस एल्कीन बनानी होती तो बेटा सिस एल्कीन बनाने का तरीका है H2/PdBaSO4। याद कर लो, या तो ये रिएजेंट ले लो और या तो ले लो H2/PdCaCO3। दो में से कोई एक रिएजेंट ले लो, H2/PdCaCO3 या H2/PdBaSO4। एक दो बातें याद करने वाली यहां पर और हैं, अच्छे से तुम्हें बता देते हैं। H2/PdBaSO4 का एक नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट बताओ? लिंडलार्स कैटलिस्ट। H2/PdCaCO3 का नाम है ना, सॉरी, H2/PD, उल्टा मैंने बोल दिया, H2/PdCaCO3 का नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट बेटा? लिंडलार्स कैटलिस्ट। H2 अरे भाई कोई बात नहीं, H2/PdCaCO3 का नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट और H2/PdBaSO4 का नाम है रोजेनमुंड कैटलिस्ट। रोजेनमुंड्स कैटलिस्ट, इसका नाम है रोजेनमुंड कैटलिस्ट। ठीक, तो ये है रोजेनमुंड कैटलिस्ट, ये है लिंडलार्स कैटलिस्ट। इन दोनों से जो एल्कीन बनेगी उसमें बेटा दोनों एल्काइल ग्रुप सेम साइड रहेंगे। कहने का मतलब ये एल्कीन सिस टाइप की एल्कीन होगी। किस टाइप की एल्कीन होगी? सिस टाइप की। सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो ऐसी एल्कीन को बेटा सिस एल्कीन बोलते हैं हम लोग, याद रहेगा। तो बताओ ट्रांस एल्कीन कैसे बनेगी एल्काइन से? तरीका है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन का रीजेंट क्या होता है? सोडियम/लिक्विड अमोनिया। सिस एल्कीन कैसे बनेगी? दो रिएजेंट्स हैं, H2/PdBaSO4 या H2/PdCaCO3। H2/PdBaSO4 का नाम है रोजेनमुंड कैटलिस्ट, H2/PdCaCO3 का नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। बोलो क्या तैयार हो गया भैया? ठीक, हाँ बेटा वैभव, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी क्लासेस होंगी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, बताओ भैया, रिएक्शन नंबर 9 के बाद चलते हैं 10th नंबर पे। 10th नंबर पे दो रिएक्शंस हैं फ्रीडल क्राफ्ट नाम से। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा बच्चों को हम लोग दो पार्ट में पढ़ाते हैं। पहला पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पहला पार्ट बताओ क्या है? पहला पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आओ समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का क्या मामला। देखो कुछ भी नहीं, बेंजीन या किसी बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराई जाती, RX यानी एल्किल हैलाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3 और हीट किया जाता। तो बेटा कुछ नहीं होता, यहां पे ये जो R+ है आप सभी जानते हैं, R+, इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, और जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है तो बेटा उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो R+ जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा, तो बेटा फाइनली एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। तो दिस इज एल्काइलेशन, याद है। इसी तरह की एक और रिएक्शन है, अगर तुम्हें बच्चों को याद हो तो इसी तरह की एक और रिएक्शन है, उसका नाम है असाइलेशन। आओ याद है भैया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन क्या है? ठीक, देखो बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से ना कराकर एसाइल हैलाइड से करा दी, RCOX से, बाकी सब कुछ सेम कि वो एनहाइड्रस AlX3 लिया, साथ में हीट किया, तो बेटा
जब एल्काइल हैलाइड होता था तो RX का बॉन्ड तोड़ते थे, अब CO है ना ये बनेगा बेटा। और बेटा यहां पे खास बात ये है कि ये अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन है ना, अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन में कभी रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो ये हिस्सा जाके पूरा जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल वाला हिस्सा बेंजीन के ऊपर, और ये मामला ऐसे बन गया मामला, ये बन गया मामला। क्या समझ में आया? तो बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराना तो एल्काइल वाला पार्ट जुड़ जाता है, समझो। एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इज नोन एज एल्काइलेशन। बेंजीन की रिएक्शन एसाइल हैलाइड से कराना तो एसाइल वाला पार्ट बेंजीन पर जाकर जुड़ जाता, तो एडिशन ऑफ एसाइल पार्ट ऑन द रिंग इज नोन एज एसाइलेशन। ठीक, याद है भैया? याद रहेगा? चलो एक क्वेश्चन करा दे तुम्हें। मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ऐसा, बेंजीन के ऊपर लगा था OCH3 और क्वेश्चन आ गया C2H5Cl प्लस AlCl3 साथ में हीट। बेटा आराम से इधर देखो, जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो तो आपने पढ़ा होगा वो ग्रुप डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल किधर आएगा। अगर वो ग्रुप प्लस एम है, प्लस एम ग्रुप का एक नाम होता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो जब प्लस एम ग्रुप लगा होता तो उनकी मौजूदगी में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर आना पसंद करता है। प्लस एम की सर पहचान क्या होती? बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज का होना, यह पहचान है बेटा प्लस एम ग्रुप की। अगर बेंजीन के ऊपर कोई माइनस एम ग्रुप लगा है तो बेटा फिर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर आना पसंद करता, और इसीलिए माइनस एम ग्रुप्स का एक नाम होता मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या नाम होता बेटा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। माइनस एम ग्रुप कैसे पहचानते? बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम ने पाई बॉन्ड बना रखा हो। खैर ये तो प्लस एम ग्रुप है, मतलब भैया यहां से देखो R और X का बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया C2H5 प्लस। अब ये प्लस एम मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार भैया ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आएगा, एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आएगा, दूसरी बार ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर आएगा। एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आएगा और दूसरी बार ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर आएगा। और ऑर्थो और पैरा में जनरली पैरा वाला ही मेजर होता है, ज्यादातर केसेस में पैरा वाला मेजर होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है भैया? चलो मस्त, आओ क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैं क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं बार बार। आपने कब तक 10 नेम रिएक्शंस देख ली, और जो 11वीं नेम रिएक्शन है दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, है ना। उम्मीद है कि नीट 24 में भी आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, चलो ओजोनोलिसिस की रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के लोग देते हैं, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन के डेरिवेटिव। जहां पर बैठे हैं वहां पर हमारे साथ एक बार पुनः बोलिए, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, 3 तरह के लोग ओजोनोलिसिस देते हैं। ओजोनोलिसिस में होता क्या है, इन कंपाउंड्स की रिएक्शन ओजोन के साथ कराई जाती। किसके साथ कराई जाती? ओजोन के साथ कराई जाती। और आपसे पूछा जाता कि बताओ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो किसी एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब ओजोन के साथ कराई जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो समझ जाओ वो मामला ओजोनोलिसिस का है। आओ पहले तुम्हें बताते हैं एल्कीन की ओजोनोलिसिस। चलो एक जनरल एल्कीन ले ली, ये ले ली हमने एल्कीन। इधर देखो बेटा, इधर ये है एल्कीन, कोई एल्कीन ले ली मैं,
दो तरह की ओजोनलिसिस। अगर ओजोन के साथ में जिंक लिखा है तो पक्का समझ जाओ वो रिडक्टिव वाली ओजोनलिसिस है। कहीं ओजोन के साथ में तुम्हें जिंक लिखा दिख जाए यानी ओजोनलिसिस विद जिंक इज नोन एज रिडक्टिव ओजोनलिसिस। ठीक है, उस ओजोनलिसिस को बताओ क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनलिसिस। और जिंक ना लिखा हो, कुछ और लिखा हो, ओजोन के साथ रिएक्शन कराई गई हो, जिंक गायब हो, सिर्फ H2O लिखा हो, सिर्फ H2O2 लिखा हो, है ना, तो दिस ओजोनलिसिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव वाली ओजोनलिसिस। कौन सी ओजोनलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट होता है वही हॉट KMnO4 का भी प्रोडक्ट होता है। वही प्रोडक्ट हॉट KMnO4 लगाने पर भी मिलता, और वही प्रोडक्ट KMnO4 और H प्लस, KMnO4 H प्लस के साथ भी वही प्रोडक्ट मिलता है। तो इन दो रिएक्शंस का नाम ओजोनलिसिस तो नहीं है, लेकिन किसी एल्कीन और एल्काइन में हॉट KMnO4 या KMnO4/H+ लगाओ तो भी सेम प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, कैसे करते हैं रिडक्टिव ओजोनलिसिस। कुछ भी नहीं करना, एल्कीन का बता रहा हूं मैं सबसे पहले, यह है एल्कीन के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में एल्काइन के लिए सिखाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें तैयार हो जाएगा। ये दोनों बॉन्ड एक तलवार लाओ, दोनों बॉन्ड काट दो खटैक, और दोनों ही कार्बन पे एक एक O लगा दो, इधर भी एक O लगा दो, इधर भी एक O लगा दो। तो जरा देखो प्रोडक्ट क्या बना, C डबल बॉन्ड O, इधर रहा R1 और ये रहा R2, यानी ये तो बना कीटोन, ये तो बना कीटोन। इधर देखो ये प्रोडक्ट क्या बना, C डबल बॉन्ड O, और इधर देखो एक तरफ रहा R3 और दूसरी तरफ रहा H, बोले तो प्रोडक्ट क्या बना, अल्डिहाइड। क्या बना प्रोडक्ट, अल्डिहाइड बना प्रोडक्ट के तौर पे। पहले बताओ क्या इतना समझ में आया भैया। अब हमारी बात सुनो, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट बनाने के लिए कीटोन को एज इट इज, जैसा कीटोन बना है वैसे का वैसा छाप लो, कीटोन छाप लो। और अल्डिहाइड, आप जानते हैं अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराकर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, मस्त बन गया। ये पूरी स्लाइड अगर आपको तैयार है तो बेटा आप एल्कीन का रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट बना लिया करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन भी करके दिखा देते हैं फटाक से। एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं भैया, भैया एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, एकदम ताजा क्वेश्चन, एकदम ताजा क्वेश्चन। ये है एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं। एक बार इसकी रिडक्टिव ओजोनलिसिस वाला प्रोडक्ट और उसी के नीचे ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस वाला प्रोडक्ट बनाना है। आओ देखते हैं, खटाक से दोनों बॉन्ड काटो, दोनों ही कार्बन पे एक एक O लगा दो, दोनों ही कार्बन पे एक एक O लगा दो। C डबल बॉन्ड O, इस तरफ बताओ CH3, इधर बताओ H अल्डिहाइड। इधर देखो कीटोन C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ C2H5 कीटोन। ठीक, कीटोन को वापस एज इट इज छाप लो, कीटोन को तो एज इट इज छाप लो। ये रहा CH3, ये रहा C2H5, छाप लो साफ साफ। और अल्डिहाइड को बदल दो एसिड में, तो C डबल बॉन्ड O, यहां रहा CH3, अल्डिहाइड को बदलोगे एसिड में, H की जगह आ जाएगा OH। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस फॉर दिस गिवन एल्कीन। ठीक है, गॉट इट बेटा।
गॉट इट? नाउ सिखा देते हैं आपको जल्दी से एल्काइन के लिए। एल्काइन के लिए सिखा देते हैं कि एल्काइन में कौन से कैसे बनाते हैं एल्काइन। ये रही आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश। फिर वही, अगर जिंक के साथ ओजोनलिसिस है तो फिर वो रिडक्टिव वाली ओजोनलिसिस होगी, और अगर वो जिंक नहीं है तब ओजोनलिसिस है तो फिर वो ऑक्सीडेटिव वाली ओजोनलिसिस होगी। आओ प्रोडक्ट बनाना सीखो। रिडक्टिव ओजोनलिसिस में 2 बॉन्ड काट दो, दोनों ही कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन लगा दो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, 2 पाई बॉन्ड काट दिए, नीचे वाला सिग्मा बचा, यानी 2 सी डबल बॉन्डो ग्रुप आ गए। और किसी कंपाउंड में 2 सी डबल बॉन्डो ग्रुप हो तो इस प्रोडक्ट को मैं डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट बोल दूंगा। थोड़ी देर के लिए क्या बोल दूंगा बेटा? दिस इज डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट। इधर देखो, अब अगर तुम्हें एल्काइन के ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस पर पहुंचना है तो अब इस तीसरे वाले बॉन्ड को भी काट दो और दोनों तरफ OH OH लगा दो। तो ये हो गया आर सी डबल बॉन्डो और इधर हो गया OH, और ऐसे ही ये हो गया OH सी डबल बॉन्डो और ये हो गया R डैश, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे आपको, है ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में। क्या मस्त, एकदम समझ में आया बेटा? समझ में आया बच्चा? चलो आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। बेटा क्वेश्चंस भी हम करते चल रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं, तो बस आप इधर देखते जाइए, आप सीखते जाएंगे। मान लो ये एल्काइन है, थोड़ी देर के लिए ऊपर इसके लिए रिडक्टिव ओजोनलिसिस और नीचे इसके लिए ऑक्सीडेटिव वाली ओजोनलिसिस का प्रोडक्ट बनाना था। आओ देखते हैं। ये बॉन्ड 2 काट दो, ओ लगा दो, आओ भाई लगाओ, CH3 C डबल बॉन्डो, सिंगल बॉन्ड एक बचा रह गया, C डबल बॉन्डो और CH3। ठीक, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के लिए सिग्मा तीसरा वाला बचा हुआ बॉन्ड भी कट करना होता है, दोनों तरफ OH लगाना होता है। CH3 C डबल बॉन्डो OH, CH3 C डबल बॉन्डो OH। तो क्या डायरेक्टली हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 2 मोल मिल गए, और बताओ वो 2 मोल किसके मिले? CH3COOH के 2 मोल मिल गए। बोलो बात समझ में आई? तो 2 मोल मिल गए CH3COOH के। ठीक है भैया? तो कौन से नंबर की रिएक्शन थी ये? 11वें नंबर की रिएक्शन थी, और मुझे उम्मीद है ये आपको पूरी तरीके से तैयार हो गई होगी 11वें नंबर की रिएक्शन भी। ठीक है, चलो 12th। हाइड्रोकार्बन में भी काफी सारी नेम रिएक्शंस हैं, और बेटा बहुत सारी रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन की ऐसी हैं जो आगे रिपीट भी होती हैं। 12th नंबर की रिएक्शन, 12th नंबर की रिएक्शन कुचरॉफ्स रिएक्शन। आओ जानते हैं ये कुचरॉफ्स रिएक्शन क्या है। कुचरॉफ्स रिएक्शन बेटा एल्काइन में वाटर ऐड करने का तरीका है। कुचरॉफ्स रिएक्शन मैंने फिर बोला एल्काइन में वाटर ऐड करने का तरीका। ये रही एल्काइन R C ट्रिपल बॉन्ड CH, और बेटा एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 से कराओ। एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 से कराओ, या एल्काइन की रिएक्शन वाटर से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज बेटा कुचरॉफ्स रिएक्शन। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं? देखो बेटा प्लस बीच वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां प्लस लिख लो, यहां माइनस लिख लो, वाटर जोड़ दो, प्लस के पास जाएगा OH माइनस तो ये हो गया OH, माइनस के पास जाएगा H प्लस तो ये हो गया
H प्लस जुड़ गया तो एक H पहले से था, CH2 हो गया। ये इनॉल है, इन डबल बॉन्ड के कारण, इन एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के कारण ऑल, इसको इनॉल बोल सकते हैं। बेटा इनॉल को कीटोन बदल लो, जो इनॉल फॉर्म बनी उसको कीटो बदल लो, इस पाई बॉन्ड को यहां घुमाओ, इस H को इधर ले जाओ, इसका कीटो फॉर्म बनाओ, R C डबल बॉन्ड लो और बन गया CH3, कीटोन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कुचरॉफ्स रिएक्शन। एल्काइन की रिएक्शन कराना, वाटर से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, दिस रिएक्शन इज नोन एज कुचरॉफ्स रिएक्शन। भाई क्या ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? इधर देखो क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया और ठीक तुमसे उसने कहा HgSO4 की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन कराई, तुम पहचान गए ये तो कुचरॉफ्स रिएक्शन है ना। इस बॉन्ड को तोड़ोगे, यहां प्लस लगाओगे, यहां माइनस लगाओगे, प्लस पे जाएगा OH माइनस, देखते जाओ, ये हो गया CH3COOH, माइनस पे जाएगा H प्लस, है ना, और माइनस पे गया H प्लस, तो ये हो गया CH3। बताओ ठीक है। अब क्या ये इनॉल फॉर्म लिखा हुआ है? बिल्कुल इनॉल लिखा हुआ है, टॉटोमराइज करा लीजिए इसको। जब आप इसको टॉटोमराइज कराएंगे तो ये बताओ बेटा क्या बनेगा? क्या देखो ये बनेगा कीटो फॉर्म, कीटो इज द आंसर, ये कीटोन बनेगा। ठीक ठीक, तो कुचरॉफ्स रिएक्शन भी समझ में आ गई। एल्काइन की रिएक्शन कराना HgSO4 से या एक मॉलिक्यूल वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, ठीक, तो भैया दिस रिएक्शन इज नोन एज कुचरॉफ्स रिएक्शन। 13 नेम रिएक्शन हो गई और नाउ दिस इज द लास्ट नेम रिएक्शन। सारी नेम रिएक्शंस आपने कवर कर ली बेटा एनसीईआरटी की। 14th नंबर है सैबाटायर एंड सैंडर्स रिएक्शन। सैबाटायर एंड सैंडर्स बेटा ये रिएक्शन तुम्हारी एनसीईआरटी में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम में दिए, एक ही बात है, हाइड्रोजनेशन के नाम से दिए। मान लो ये एल्कीन है, तो एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करें, किसी एल्कीन या एल्काइन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जोड़ना कहलाता हाइड्रोजनेशन। और जब ये रिएक्शन कराई जाती तो 3 कैटलिस्ट होते, या तो निकिल होते, या तो प्लेटिनम होते, या तो बताओ प्लेटिनम लेते, है ना। इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वी टेक आइदर निकिल, प्लेटिनम और प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि निकिल लेने पर यह रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती और पैलेडियम और प्लेटिनम लेने पर यह रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती। पाई बॉन्ड हटाओ, HH लगाओ, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एल्केन इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। ठीक, निकिल के केस में रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती, प्लेटिनम और प्लेटिनम लेने पर इस रिएक्शन में बेटा मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूं, निकिल के केस में रिएक्शन 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर होती, मैं उल्टा बोल गया थोड़ा सा, और प्लेटिनम और प्लेटिनम लेने पर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाती है। ठीक है, तो बेटा ये थी आपकी नेम रिएक्शन क्लास 11th की, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और आप कहेंगे तो इसके बाद क्लास 12th की नेम रिएक्शंस और इसके बाद फिर सारे रिएजेंट, इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले इसी यूट्यूब चैनल पर मैं करा दूंगा। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय बच्चों।